हाय एवरीवन। कल जिनका हिंदी कंपलसरी पेपर है, कुछ लोग का मुझे मैसेज आया था और जो हमारा मेंस ग्रुप है उसमें भी हिंदी को लेके थोड़ा डर है लोगों के मन में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10th क्लास तक हिंदी पढ़े हैं और उसके बाद हिंदी देखे भी नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं मन में डर है कि पेपर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। देखो, पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1% का डाउट भी कहीं मत रखना अपने मन में कि हिंदी और इंग्लिश आपका रुक जाएगा। जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ही ये बात बोली थी कि बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करते हो आप, बहुत कुछ छोड़ के नहीं आते हो, पूरा सब कुछ गलत नहीं करते हो, तब तक आपका हिंदी और इंग्लिश आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 2023 का पेपर देखेंगे और ये पेपर मैं पहली बार देख रहा हूँ। हो सकता है आपने पहले इसको देखा हो, प्रैक्टिस आपने की हो, बट मेरे लिए ये नया पेपर है तो मैं इसके थ्रू आपको बताऊँगा कि हिंदी इतना टफ भी नहीं होता और बहुत चीज़ आपको नहीं भी आती है तब भी जो चीज़ आपको आती है आप उससे क्वालिफाई कर लोगे। और जो हिंदी के पेपर में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप हर सेक्शन से कुछ कुछ मार्क्स ना खींच लो। किसी भी सेक्शन को पूरा छोड़ के मत जाना। हर सेक्शन में आपको जो भी चीज़ें आ रही हैं आप कहीं ना कहीं लिख दो। मान लो कोई सेक्शन 60 मार्क्स का है, आप कुछ ना कुछ लिख दोगे तो 10-12 मिल जाएगा। 2-3 पर्यायवाची पूछा गया है, वहाँ पे आपको सिर्फ एक आता है तो आप सिर्फ एक लिख दो, आपको कुछ मार्क्स मिल जाएगा। सो इसी तरह आपको बिट्स एंड पीसेस से मार्क्स उठाने हैं, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 300 में से 75 मार्क्स लाना है, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जो उसका पहला क्वेश्चन है वो ऐसे का होता है। यहाँ देखो 4 ऐसे दिया गया है, 100 मार्क्स का है। अब ना इसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऐसे कैसे लिखें। तो मान लो ऐसे आप नहीं लिख पा रहे हो हिंदी का, सो अब क्या करना है कि ऐसे वाले पोर्शन को लास्ट में अटैम्प्ट करना। और बहुत ख़राब भी आप अटैम्प्ट करोगे तब भी आप यहाँ पे 100 में से 20-25 में स्कोर कर लोगे। जैसे मान लो अगर मुझे कोई इसमें से चूज़ करना हो तो मैं ये चूज़ कर सकता हूँ कि मोबाइल फ़ोन की लत। और ये ऐसे जो हम अपनी स्कूल में लिखते थे, जिस टाइप का ऐसे हम फॉर्म करते थे, उसी टाइप का आपको ऐसे लिखना है। आप इसमें कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आज के समय में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है या फिर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसका उपयोग हम केवल बात करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये मनोरंजन और जानकारी देने का भी साधन है। लेकिन जिस गति से मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ते जा रहा है, उसी गति से मोबाइल फ़ोन हमारी लत या आदत बनते जा रही है, जो कि हमारी जीवन शैली के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अलग अलग हेडिंग डाल देना, जैसे आप ऐसे में डालते हो। पहला हेडिंग डाल देना कि मोबाइल फ़ोन का लत क्यों लगता है। उसके बाद आप ये हेडिंग डाल देना कि मोबाइल फ़ोन के लत के नुकसान क्या होते हैं। उसके बाद आप कुछ उपाय बता सकते हो कि कैसे मोबाइल फ़ोन की लत को कम करें। तो बहुत अच्छा आप नहीं लिख पाओगे तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप सिंपल वर्ड्स में लिख देना। जो आप डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज़ करते हो, हिंदी यूज़ करते हो, उसी हिंदी में लिख देना। बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कर लेना कुछ, यहाँ भी आपको 20-25 मिल जाएगा। बहुत ख़राब लिखोगे तब भी आपको 20-25 आराम से मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये है अपठित गद्यांश। ये एक पैसेज है और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे आपको शायद क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखो 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, मतलब ये पूरा आपका 60 मार्क्स का है। ये काफ़ी इजी होता है क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया होता है सेम टू सेम उसका आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। आपको अपने मन से कुछ बनाना नहीं है, जो पैसेज में दिया है सिर्फ उठा के लिख दो। जैसे आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है कि श्रमिक कौन होता है। नाउ अगर हम पैसेज पढ़ें तो जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़ों के कारखानों, विद्युत करघों में कपड़ों का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नाउ जब मैंने यहाँ देखा कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो शायद देखो सेकंड क्वेश्चन यही है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो उसका आंसर यही होता है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, देश में एक वर्ष का। तो ये आपका देखो 12 मार्क्स का हो गया। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है 12 मार्क्स का। ऐसा नहीं कि जैसा हम जीएस पेपर में लिखते हैं कि 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स। 12 मार्क्स मतलब यहाँ पे 2-3 लाइन। ठीक है, इतना ही लिखना है। अब यहाँ पूछा था कि श्रमिक कौन है ना, तो अभी तक हमको आंसर तो नहीं मिला इसका। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखो ये सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त होता है, यहाँ से आप ये कुछ लाइन और ये कुछ लाइन मिला के आप लिख दोगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाकलापों
को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। तो ये आपको मिल गई श्रमिक की डेफिनेशन कि वो सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही लाइन मिली है, 12 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 3 लाइन तो लिखना पड़ेगा। तो कुछ आप और पढ़ लेना जहाँ से आप ऐड कर सकते हो। चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाता है। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक कहते हैं। आमतौर पे हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वो भी श्रमिक होते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरा श्रमिक का डेफिनेशन दिया है कि श्रमिक किसे कहते हैं। स्वनियोजित होते हैं उनको भी श्रमिक कहते हैं, जो सहायता करते हैं वो भी श्रमिक होते हैं, ठीक है। जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं वो भी श्रमिक होते हैं। तो आप इसी तरह लिख सकते हो कि वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जो श्रमिकों की सहायता करते हैं, जो स्वनियोजित होते हैं, उन सभी व्यक्तियों को हम श्रमिक कहते हैं। तो सिंपल आपको आंसर लिखना है, वही आंसर उठाना है, वही लाइन उठानी है जो आपको पैसेज मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको पाँचों का आंसर डायरेक्ट पैसेज में ही मिल जाएगा। 2-3 लाइन मिला जुला के आप लिख देना। इसके बाद इसकी बात तो मैंने कर ही ली है, ये प्रीसी राइटिंग है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कैसे लिखना है। नाउ यहाँ पे ये हिंदी पैसेज है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब हमको इंग्लिश लिखना होता है तो पहले हम उसको हिंदी में सोच लेते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। जो भी वर्ड आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसका आप मतलब लिख लो। जैसे समय को क्या कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। अनमोल क्या होता है, अनमोल प्रीशियस होता है। तो पहले लाइन का मतलब क्या हुआ, समय अनमोल है, मतलब टाइम इज़ प्रीशियस। ये आपका अनुवाद हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। सीमित क्या होता है, लिमिटेड। एकमात्र क्या होता है, ओनली थिंग। ओनली मतलब एकमात्र, ओनली थिंग। ओनली थिंग मतलब एकमात्र चीज़, ये पूरा ओनली थिंग हो जाएगा, ठीक है। संसार मतलब वर्ल्ड हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो कि इनफैक्ट टाइम इज़ दी ओनली थिंग इन दी वर्ल्ड डेट इज़ लिमिटेड। ये आपका इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद बोल रहा है, अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। यहाँ पे भी आप एक एक लाइन को अनुवाद करो, ट्रांसलेट करो। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं। इफ़ यू लूज़ मनी यू कैन अर्न इट अगेन। यहाँ पे आप मनी की जगह ना वेल्थ भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली हम वेल्थ ही यूज़ करते हैं, हमारे पास इतना वेल्थ है, मतलब पैसा है, क्योंकि यहाँ दौलत की बात कर रहा है, पैसे की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका वेल्थ होगा, ठीक है। तो दौलत आपका वेल्थ होता है। इफ़ यू लूज़ वेल्थ यू कैन अर्न इट बैक। इफ़ यू लूज़ योर हाउस यू कैन गेन इट अगेन। लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आप वही समय दोबारा नहीं पा सकते। बट इफ़ यू लूज़ योर टाइम यू कैन नेवर गेट दैट टाइम बैक। तो ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह आप एक एक लाइन उठाना और उस लाइन का मतलब बना देना। ये बहुत ईजी होता है, आराम से इसमें आप 20 में से 10 स्कोर कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। और जैसे मैंने उसमें बोला था कि एक एक लाइन को उठाओ और उसी तरह उसको कन्वर्ट करते जाओ, उसी तरह आप यहाँ भी करना कि एक एक लाइन उठाना और उसको ट्रांसलेट करते जाना। वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ एज गेम्स मेक अस पर्सन साउंड इन बॉडी एंड माइंड। तो ये आपका लाइन हो गया, यहाँ पे गेम्स की इंपॉर्टेंस को बता रहा है। तो क्या बोल रहा है कि वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम। हम जीवन में खेलों के महत्व को नकार नहीं सकते। डिनाई मतलब होता है नकार, नकार नहीं सकते, क्योंकि खेल मनुष्य को बॉडी शारीरिक हो जाएगा और माइंड हो जाएगा मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। यहाँ तक आपका ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि सोसाइटी एक्सपेक्ट ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज़ फॉर विच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू कीप हेल्दी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि समाज व्यक्ति से ये अपेक्षा रखता है या फिर उम्मीद करता है कि वे अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, जिसके लिए उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो हेल्दी इम्पॉर्टेंट है, मतलब स्वस्थ रहना आवश्यक है। ही मे बी वेरी इंटेलिजेंट बट हिज इंटेलिजेंस इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ ही इज़ नॉट हेल्दी। वह चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट आपका बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान और इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमत्ता, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता बेकार है अगर वो स्वस्थ नहीं है। तो इसी तरह आप क्या करना कि एक एक लाइन उठाना और उसको ट्रांसलेट कर देना। जो मैंने बोला है कि सिंपल वर्ड में जो आप डे टू डे भाषा में बात करते हो वो भी यूज़ कर लेना, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लो मशीन लिखा है, इन सम वे द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। एक प्रकार से बोले तो मानव शरीर एक मशीन की तरह है।
तो यहाँ मशीन को आप मशीनी लिखना, मशीन को आप हिंदी में जो क्या कहते हैं, यंत्र कहते हैं ना, यहाँ पे यंत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मशीन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखो सिक्स्थ है, यहाँ पे आपको मुहावरों को लिखना है, मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला क्या है, आंखें बिछाना, ये तो बहुत फेमस है, जैसे किसी का वेट करना, किसी का इंतज़ार करना, वेट नहीं होगा इंतज़ार होगा, इंतज़ार करना। जहर का घूंट पी लेना, मतलब होता है कि कोई कड़वी बात सुन के भी कुछ ना कर पाना, तो ये होता है जहर का घूंट पी लेना। चांदी का जूता, ये नहीं आता। नाक का बाल होना, ये नहीं आता। पांचवा सिर पर सवार होना, मतलब पीछे पड़ जाना किसी के, तो ये 2 3 ये मुझे आता है, बाकी ये दोनों नहीं आता। तो जैसे मान लो आपको भी ये 3 2 जो भी आए उसको कर देना, पहले उसका अर्थ लिख देना, उसके बाद उसके अर्थ को वाक्य में यूज़ कर लेना। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, शुद्ध करना है वाक्यों को। पहला क्या है, चाय में कौन गिर गया। देखो यहाँ कौन नहीं होगा, क्या होगा, चाय में क्या गिर गया। तो आप इस तरीके से किसी सेंटेंस को 1 2 बार बोलना, देखना कुछ गलती लग रही कि नहीं लग रही है। जैसे ये कह रहा है, यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, पता नहीं यहाँ क्या होगा। तीसरा बोल रहा है, मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ। देखो यहीं गलत है, गर्म गाय नहीं होती है, दूध गर्म होता है, तो यहाँ होगा मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। इसके बाद वह बेफिजूल बोल रहा है, देखो यहाँ फिजूल होता है, बेफी होता है, तो इसका क्या होगा, वह बेफिजूल बोल रहा है। पांचवा, वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करके रोने लगी। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि विलाप और रोना ना एक ही चीज़ होता है, रोने को ही विलाप करना कहते हैं। तो इसको आप कैसे शुद्ध कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वह विलाप करने लगी या फिर वह रोने लगी, दोनों में से कोई आप एक बना सकते हो। मतलब ये रिडंडेंट है, यहाँ पे रोना और विलाप करना दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों में से कोई एक ही यूज़ होगा। तो ये सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हो ना, उसको आप थोड़ा सा अप्लाई करना और देखना कि आपकी जो भी गलत है उसको हटा देना। यहाँ पे देखो पर्यायवाची लिखनी है। पहला है तन, तन मतलब एक शरीर होता है, दूसरा बदन होता है। इसके बाद भूधर, भूधर नहीं पता इसका। द्रुम, द्रुम नहीं पता क्या होता है। शेर को हम लोग सिंह कहते हैं, और शेर को हम लोग क्या कहते हैं, एक शेर को क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंह। और शेरा वाली माता केसरी, केसरी नंदन ना, हाँ, तो शेर को केसरी भी कहा जाता है। इसके बाद खग, खग एक पक्षी होता है, और चिड़िया, पक्षी भी कह सकते हैं, चिड़िया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आया, बाकी 1 2 3 यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो युग्म है, मतलब सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आपको मतलब पता चल जाएगा किसका मतलब क्या है, तो आप वाक्य में प्रयोग कर पाओगे। जैसे रिक्त है, रक्त है, रिक्त मतलब कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, रक्त मतलब कि ब्लड होता है, पता है। यहाँ देखो शाला है और साला है। साला मतलब कि वाइफ का जो ब्रदर होता है उसको साला कहते हैं, और शाला जैसे पाठशाला हो गया या फिर गौशाला हो गया, तो शाला वर्ड वहाँ यूज़ हो सकता है। इसके बाद सदेह, संदेह, संदेह मतलब डाउट करना होता है, सदेह मतलब नहीं पता क्या होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मुझे सिर्फ संदेह का पता है, तो मैं सिर्फ संदेह पे ही वर्ड बना दूंगा, ये नहीं कि इसको पूरा छोड़ दो, संदेह को यूज़ कर लो। यहाँ 2 मार्क्स का है तो हो सकता है 1 मार्क्स मिल जाए आपको। उसी तरह यहाँ पे सूखी है, सूखी है, ये सूखी जो होता है वो हैप्पी होता है, मतलब खुश रहना, और ये सूखी मतलब कि ड्राई, मतलब सूख जाना, से सूखी पत्ती जो होती है। इसके बाद यहाँ पे देखो सूधी है, सूधी, ये भी नहीं आता क्या है, मतलब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे संदेह हमको पता है और यहाँ पे सूखी सूखी पता है। इसके बाद कुछ और है, बस ये ख़त्म। तो देखो यहाँ पे ना आपके सामने ही मैंने देखा है, जो जो चीज़ आपको मोटी मोटी आ रही है, एग्जैक्ट आपको हिंदी में नहीं लिखना है। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि एकदम हार्डकोर हिंदी आपको लिखना है, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो उसको आप लिख देना। बस ये कोशिश करना कि जो कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल को हिंदी में दूरसंचार यंत्र कहते होंगे, तो यहाँ पे आपको दूरसंचार यंत्र यूज़ नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो। उसी तरह जो जिन वर्ड का आपको मतलब ना आए, हिंदी मतलब ना आए, उनको आप डायरेक्टली यूज़ कर लो। बट जो बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है, जैसे मैंने बताया कि वेट, तो वेट मत यूज़ करो, वेट को आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक। बुक मत यूज़ करो, वहाँ पे किताब यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से जो बहुत कॉमन है उनका आप इंग्लिश फॉर्म यूज़ मत करना। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा आप जो PYQ है ना उनको आप पढ़ लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, खासकर पॉलिटी से जो हिंदी वाले कीवर्ड्स होते हैं उनका मतलब जान जाना। जैसे एक्ट को अधिनियम कहते हैं, तो आपको अधिनियम लिखना होगा। एक्शन प्लान हुआ तो उसको कार्य योजना कहते हैं, तो कार्य योजना लिखना है उसको।
उसी तरह सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, तो ऐसे वर्ड आप यूज़ करना, ठीक है। तो बस इतना चीज़ आप देख लेना, आराम से आपका हिंदी क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें आप प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो।